नमस्कार दोस्तों। यदि आप इस साल बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा देना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों का जो है जितना भी होता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक बार एग्जाम में आती है उनके लिए मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर आप पूरे तैयारी कर सकते हैं और यहाँ से आपको शायद और किसी ऑब्जेक्टिव किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को देखिए और साथ में लाइक और कमेंट और इसको सब्सक्राइब कर दिए ताकि अगला आने वाला वीडियो जो है आपको फिर से मिल सके। और ये सीरीज़ लगातार चलेगी जिसमें से आपका बिहार बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और यदि आपका है तो शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लड़कों को क्या हो, इससे फ़ायदा हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें 3 चैप्टर है, राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं हिंद चीन, जिसमें से आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण था, जिसको हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया है, जो शायद प्रत्येक बार एग्जाम में आता है। इस वजह से आप इनको यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो थोड़ा सा बहुत आसान है। इसका उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा, यूरोप। क्या होगा, यूरोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद जो है मेटरनिख ने यहाँ पर फिर से बुर्बो वंश को फ्रांस की गद्दी दिया था। अब चलिए उसका अगला देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो उनका संबंध था कार्बोनरी। किस संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से। आगे फिर से देखिए। चलिए, इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी दोनों के विरुद्ध में यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया था, जो दोनों पे कब्जा किया हुआ था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया। तो याद रखिए, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ यदि है तो काउंट काबूर का, और उनको विक्टर इमैनुअल ने किन पद के लिए दिया हुआ था। तो उसको प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे देखते हैं। जालबेरिन कैसी संस्था थी। जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। किन की थी, व्यापारियों की। और ये जर्मन के एकीकरण के रूप में बनाया गया था। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों की। आगे चलिए देखते हैं। रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन आपका आंसर सी होगा, बिस्मार्क, जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अब चलिए बात करते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुआ था। और ये किन के बीच हुआ था। तो प्रासा और जर्मनी के बीच, ठीक, सॉरी, प्रासा और आपका फ्रांस के बीच। ठीक है, 1871 में। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, ये सेडोन का युद्ध जो 1870 में हुआ था, उसी में हम लोग का ये किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो हम लोग का इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इसीलिए इसको रखा हुआ है। चलिए उसके बाद क्या है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई। तो एड्रियानोपोल की संधि आपका हुआ था, बी नंबर आंसर सही होगा, 1829 में। ठीक है, इसमें हम लोग का तुर्की और यूनान के बीच जो है उनके लेकर किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेडोन का युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये सेडोन के बारे में आपको बतला दिए थे, किसमें, फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। किन के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच में। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। 2 चीज़ें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, सेडोन का युद्ध और सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो हम लोग का ऑस्ट्रिया और क्या बोलते हैं, सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुआ था। लेकिन सेडोन का युद्ध जो हुआ था ये हम लोग का हुआ था आपका ठीक है, प्रासा और फ्रांस के बीच में। ये आपको सी नंबर मारना है। ठीक है, ये कब हुआ था, 1870 में। ठीक है, और जबकि हम लोग का सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो 1866 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो हमेशा से याद रखिएगा, यूनानी लोग जो है ना हर चीज़ों में आगे थे, तो उनका जो है यूरोप वासियों के लिए उसका साहित्य और ज्ञान विज्ञान मतलब प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, याद की वजह है पुनर्जागरण जो भी हुआ था वो भी यूनान की वजह से ही हुआ था। चलिए याद करते हैं हम लोग आगे। यंग इटली संस्था का स्थापना किसने किया था। तो ये मेजनी किया था। ठीक है, ये यंग इटली एवं यंग यूरोप दोनों की स्थापना किया था। ठीक है, जहाँ यंग इटली का स्थापना 1830 में हुआ था, वहीं यंग यूरोप की स्थापना 1834 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों याद रखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए
अगला हम लोग देखते हैं बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो वो क्या थे, वो कूटनीतिज्ञ थे। अपने कूटनीति के दम पे ही वो एक बड़े से साम्राज्य को, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, इटली और, ठीक है सॉरी इटली बोल रहे हैं, हम लोगों ने देखा क्या, उन्होंने ऑस्ट्रिया और, ठीक है, फ्रांस दोनों को हराया। तो वो एक कूटनीतिज्ञ थे जो कि बहुत अच्छा से उन्होंने उनको स्वतंत्रता दिलाई। अब चलिए बात करते हैं यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसके पराजय हुई थी, तो किनकी हुई थी, तो तुर्की की। यूनान में किनकी हो गई थी, तुर्की का। इनमें रूस फ्रांस सबों ने साथ दिया था। चलिए अब बात करते हैं कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की भाषा मेग्यार थी। क्या थी, मेग्यार। चलिए और आगे देखते हैं कि नेपोलियन सहायता किस वर्ष लागू की गई, तो नेपोलियन सहायता जो है 1804 में, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेपोलियन 1804 में नेपोलियन सहायता लागू किया था। चलिए अब देखते हैं वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं। इसमें हर एक बच्चा जो है फंस जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में ना ये आप बोल सकते हैं ट्रिकी टाइप के, क्योंकि उस टाइम में जो है जर्मनी देश बना ही नहीं था, तो इसलिए वियना कांग्रेस में जर्मनी राष्ट्र शामिल नहीं था। इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी। हर कोई इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था उस टाइम में, तुर्की को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसको हर कोई मतलब लूटने के प्रयास में था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने अपनाई थी, तो बिस्मार्क था जिन्होंने रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किया हुआ था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। अब चलते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे नहीं माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है आप बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स को नहीं माना जाता। वजह था कि वो स्वप्नदर्शी था। आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होता है वो कर लिए थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आपका ट्रॉट्स्की आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रॉट्स्की। अब देखिए यहाँ पर रूस की क्रांति जो समाजवाद हुआ था उसमें कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1871 में। ठीक है, खास फायदा तो नहीं हुआ था, लेकिन याद रखिएगा कब हुआ था, 1871। आंसर आपका ए सही होगा। अब चलिए देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन, वॉर एंड पीस, जिसको आपको कभी कभी एग्जाम में मिलेगा, युद्ध एवं शांति किसकी रचना है, तो याद रखिए किनकी है, टॉल्स्टॉय का। ठीक है, आंसर बी होगा, टॉल्स्टॉय। अब चलिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग पूछ लेता है। तो याद रखिए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट। सम्राट को क्या कहते थे, जार। चलिए अब अगला देखते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म। कार्ल मार्क्स जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, और जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में। कब हुआ था, 1818 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, जिसमें सबों को हक मिला था, ये रूस। ठीक है, कब है, तो आपको बेल्शविक क्रांति जो हुआ था उसी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, चेका क्या था, तो चेका क्या था, पुलिस दास्ता था। क्या था, पुलिस दास्ता। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं बेल्शविक क्रांति कब हुआ, तो बेल्शविक में दो क्रांति हुई थी। तो याद रखिए बेल्शविक क्रांति जो सफल रूप से हुई थी वो हम लोग का कब हुआ था, नवंबर 1917। कब हुआ था, नवंबर 1917 में। अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था, तो इनका उत्तर एक बार फिर से है, तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए अब देखते हैं लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी। उसके बाद यहाँ का जो राजा बना था वो स्टालिन बना था। ठीक है, याद देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1924। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। एक क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है आपका, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस दो देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच। किनके किनके बीच हुआ था, रूस एवं जर्मनी के बीच, जिसमें से रूस आपका प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था। तो ये ब्रेस्ट मतलब लिटोवस की संधि इसी केस में हुआ था। चलिए तो किनके बीच हुआ था, रूस और जर्मनी। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं नई आर्थिक नीति जो है रूस में कब लागू हुआ, तो हम लोग का 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। जो कौन लागू किए थे, तो लेनिन। अब अगला देखते हैं दास कैपिटल की रचना किसने किया था, तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने। चलिए अब अगला देखते हैं मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो हर किसी को पता होगा ये इसका उत्तर क्या होता है, 1 मई। आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 मई। अगला देखते हैं चलिए समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो आपको दास कैपिटल को। किनको कहा जाता है, दास
कैपिटल को। अब चलिए देखते हैं अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने। किसने किया था, ऑप्शन ए लेनिन। चलिए अब चलते हैं 41 नंबर। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी की क्रांति। किसके नाम से जाना जाता है, फरवरी। इसमें याद रखिए कि ये हम लोग का ना केरेंस्की राजा बने थे उस टाइम में। तो ये बुर्जुआ वर्ग के हम लोग के थे, आप बोल सकते हैं कि बड़े सब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक भी कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स। चलिए अब चलते हैं, अब तीसरा चैप्टर से अब सवाल आ गया कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। ठीक है, चलिए हिंदुओं का ये सबसे बड़ा मंदिर है। अगला है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, तो हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम जो व्यापारी थे वो कौन थे, तो पुर्तगाली। ठीक है, चलिए उसका देखते हैं हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, तो कोलोन। ठीक है, याद रखिए क्योंकि भारत पे कब्जा कौन किए हुए थे, तो भारत पे कब्जा किए हुए थे हम लोग का अंग्रेज। तो फ्रांस जो है वो कहाँ चले गए थे, तो हिंद चीन में वो करने के लिए। चलिए नरोत्तम सिहानु कहाँ के राजा थे, तो कहाँ के राजा थे, शासक थे, तो कंबोडिया के। कहाँ के थे, कंबोडिया के। अब चलिए यहाँ पर देखिए द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो आपका फान बोई चाउ। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, फान बोई चाउ। चलिए आगे देखते हैं हम लोगों का क्या क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता का क्या नाम था, तो हनोई समझौता। कौन सा होगा, हनोई समझौता। ठीक है, जो 1946 में हुआ था। फिर एक समझौता जो है आपसे पूछा था कि जेनेवा समझौता, ये याद रखिएगा कब हम लोग का पूछा गया था, तो मतलब कब हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये जेनेवा समझौता था। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग का क्या होता है, मार्च 1946 में हनोई समझौता। कौन सा समझौता हुआ था, तो हनोई। आंसर क्या होगा हम लोग का, बी होगा। आगे देखते हैं हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के मतलब राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, निक्सन। कौन थे, निक्सन। आगे देखते हैं हुआ क्रांति किस प्रवृत्ति का था, तो आप बोल सकते हैं क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, इसका आंसर आपका ए और बी दोनों का मिला हुआ है, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। चलिए जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता भी बतलाए कब होती है, तो 1954 में। कब हुआ था, 1954 में। अब चलिए अब क्या क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे, तो हम लोग का कौन थे, तो हम लोग का इनका उत्तर हो जाएगा। चलिए तो क्या सवाल था कि दुई तान होई के नेता कौन थे, तो फान बोई चाओ। कौन थे, फान बोई चाओ। अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुई, तो संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था, तो 1975। आंसर क्या होगा इसका, 1975। एक दो बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया था। अब चलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा से, हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हम लोग का कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्या आंसर होगा हम लोग का, सी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्या होगा, 1907 में टॉकिन फ्री स्कूल। एग्जाम में ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए अब हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है, तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं है शामिल, तो आपका चीन है। ठीक है, चीन ऐसे हिंद चीन में रहता है तो हर कोई चीन मार देता है, तो इसमें आपका आंसर जो है चीन ही होगा, जो चीन शामिल नहीं था। चलिए फिर से हनोई समझौता, हनोई समझौता हम लोग का कब हुआ था, तो चलिए हम लोग का कब हुआ था, तो 1946। आंसर क्या हो जाएगा, 1946। अब चलिए आपका ये है नरोत्तम सिहानु कहाँ के राजा थे, तो हम लोग का कहाँ के राजा थे, तो हम लोग का कंबोडिया के। चलिए ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है। फिर यहाँ पर देखते हैं अब रासपुटिन कौन थे, तो रासपुटिन कौन थे, तो आप याद रखिए भ्रष्ट मतलब पादरी। कौन थे, भ्रष्ट पादरी। अब देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1848। इसका दूसरा है साम्यवादियों का घोषणा पत्र, जो है वही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के मतलब प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1848 को। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन यहीं तक है। अगला मतलब फिर जब होगा तो चलिए आप इस आंसर को जो है क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज यहीं तक आज रहता है। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं, अब अगला दिन फिर कभी मिलेंगे। तो चलिए टाटा बाय।